Hello, good morning to all of you. Today's we discuss about the important topic of the chapter बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता क्या है? अब जनरली इसमें इससे प्रीवियस में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अगर हमें करना है यानी डीएनए के मल्टीपल कॉपीज़ करना है, डीएनए के मल्टीपल कॉपीज़ हमें करना है यानी एम्प्लीफिकेशन करना है। अब डीएनए के मल्टीपल कॉपीज़ के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वह है कि डीएनए को आइसोलेट करना। डीएनए को आइसोलेट करना सबसे फर्स्ट है, देन यूज़ ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन थर्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दीज आर द फ्यू स्टेप बाय विच वी गेट द डीएनए फ्रॉम द सेल। यानी एक सेल में है, जनरली हमें किसका मल्टीपल कॉपी तैयार करना है? कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट का यानी डिज़ायरेबल जीन का। अब ये डिज़ायरेबल जीन कहाँ मिल रहा है, यानी कुछ स्टेप्स है, कुछ प्रोसीजर है, उसको एक बार मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम पीसीआर टेक्निक को कंप्लीट करेंगे। पीसीआर टेक्निक एक्चुअल में है क्या? तो जनरली सबसे फर्स्ट क्या हुआ कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो रहा है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मतलब है कि जो भी एक सेल होगा, एक सेल अगर वो बैक्टीरियल सेल है या इसके अलावा फंगल सेल है, बैक्टीरियल सेल होगा तो उसके जो सेल वॉल है उस सेल वॉल के अंदर जनरली एक सेल है, सेल चारों तरफ से बाउंडेड है सेल वॉल से, देन उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या होगा? साइटोप्लाज्म से अंदर एक बीच में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जनरली प्रोकैरियोटिक के केस में न्यूक्लियस नहीं होता है, मीन्स सब्सटेंसेस होंगे बट न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो बीच में है वो न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, एंड फाइनली अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, फंगस हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, उनसे हमें डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, डीएनए हमें आइसोलेट करना है। तो डीएनए का आइसोलेशन के लिए अगर बैक्टीरिया का हम यूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया का डीएनए अगर आइसोलेट करना होगा तो वहाँ लाइसोजाइम एंजाइम का यूज़ करते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम कम्प्लीटली डाइजेस्ट द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा उसे डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर फंगस का यानी जो फंगल सेल है तो फंगल सेल का जो सेल वॉल है वो सेल वॉल किससे बना होता है? जो फंगस का जो सेल वॉल होगा वह किससे बना होता है? काइटिन का बना होता है। किससे बना होगा? काइटिन का। तो काइटिनेज एंजाइम वी यूज टू डाइजेस्ट द सेल वॉल ऑफ फंगस, यानी सेल वॉल के फंगस को मीन्स फंगस का जो सेल वॉल है, जो फंगस का सेल वॉल है उसको हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? काइटिनेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल है, प्लांट सेल में दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वह दो अलग अलग टाइप के मेन सब्सटेंसेस से बना होता है। सेल्यूलोज हो गया, देन पेक्टिन हो गया, हेमीसेल्यूलोज है। इन सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशली अगर पेक्टिन है तो पेक्टिनेज एंजाइम यूज़ होगा, एंड देन सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज भी होता है किसमें? सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वहाँ पर सेल्यूलोज का भी कंपोजिशन होगा। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। तो सेल्यूलेज एंजाइम है। इसके अलावा जो नेक्स्ट था पेक्टिनेज एंजाइम है, पेक्टिन को जो पेक्टिन प्रेजेंट होगा पेक्टिन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो फाइनली ये डाइजेस्टर हैं, फ्यू डाइजेस्टर्स विच आर यूज्ड टू डाइजेस्ट द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। तो सेल का जो सबसे बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर है उसको ख़त्म करना है हमें। क्या एक्चुअल में हमारा अल्टीमेट एम क्या है? डीएनए को आइसोलेट करना। तो डीएनए बहुत सारे कवर्स से घिरा हुआ है, बहुत सारे कवरिंग के बाद एकदम सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, यानी सेल वॉल सबसे पहले पार करते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर अंदर की तरफ लिविंग मैटर है, साइटोप्लाज्म है, फिर अंदर की तरफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल। उस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कह रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन थ्रेड है। क्रोमेटिन थ्रेड जब कंडेंस होगा देन क्रोमोसोम का फॉर्म होगा, एंड देन क्रोमोसोम दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए। तो हिस्टोन को भी रिमूव करना है यानी प्रोटीन को भी रिमूव करना है, देन वी यूज़ द प्रोटीएज एंजाइम। हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? प्रोटीएज एंजाइम का, एंड देन फाइनली वी आइसोलेट द डीएनए। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया? डीएनए को आइसोलेट कर लिया। डीएनए तो निकल गया बट वहाँ से बाहर कैसे आएगा? एक एक्सपेरिमेंट आप 12th में करेंगे कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए है, जहाँ पर कि फाइनली एक जब हम ये पूरा प्रोसीजर कर लेंगे जहाँ पर कि सेल वॉल को ब्रेक करना है, इसके अलावा अंदर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक कर लेना है, इसके बाद हिस्टोन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपने प्रोटीएज एंजाइम का भी यूज़ कर लिया।
एंड फाइनली जो स्कैटर्ड फॉर्म में डीएनए है, डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, बिखरे हुए हैं, तब इसको हमें क्या करना है, प्रेसिपिटेट करना है। जो भी डीएनए होगा उस डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए चिल्ड एथेनॉल का यूज़ करते हैं। एंड फाइनली स्पूलिंग करेंगे। स्पूलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कि हम रॉड से क्या करते हैं, धीरे धीरे रोटेट करते हैं, स्टीयर करते हैं, तो फाइनली जितना भी उसमें डीएनए होगा एक जगह कोगुलेट कर जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और उससे हम क्या कर लेंगे, आसानी से वहाँ से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप था। देन दूसरा हमारे पास स्टेप है यूज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकंड स्टेप क्या है, यूज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ क्या करते हैं, जनरली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में हमने देखा है कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। अगर डीएनए को किसी स्पेसिफिक पॉइंट से कट करना है विद इन द डीएनए, अगर हमें एंजाइम का यूज़ करना है विद इन द डीएनए, यानी डीएनए के बीच से किसी स्पेसिफिक लोकेशन को कट करना है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं। और वहीं जब अगर डीएनए को टर्मिनल एंड से कट करना है, कॉर्नर्स से कट करना है, टिप्स पे या किसी कॉर्नर से, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं। तो हमने छोटे छोटे स्पेसिफिक पीस कर लिए हैं। अब जो स्पेसिफिक पीस हुए हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हमने पीसेस किया है, दीज पीसेज आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में किया है। अगर किसी ने नहीं देखा होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला प्रोसेस, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक से पे जाके आप जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला प्रोसेस है उसे पूरा देख लेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन ऑफ डीएनए होता है, यानी डीएनए का हम सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस या अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, यानी साइज़ के बेसिस पर ही डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे उनको सेपरेट किया जाएगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने कर लिया। एंड फाइनली जो हमारे पास छोटा सा जो पीस मिला है, उस छोटे से पीस को, जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, उस डीएनए के फ्रेगमेंट का एम्प्लीफिकेशन करना है, यानी उसके मल्टीपल कॉपीज़ बनाना है। अब उस मल्टीपल कॉपीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट कॉपीज़ तैयार करनी है। तो अब उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है पीसीआर। यह टेक्निक क्या है, पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का हमें यूज़ करना है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, यानी जनरली एम्प्लीफिकेशन, यानी एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, टू मेक्स द कॉपी, टू मेक्स द एग्जैक्ट कॉपी, यानी एग्जैक्ट कॉपी बनाना ही क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी जो डिज़ायरेबल जीन है, और डिज़ायरेबल जीन मतलब कैसे हम तैयार कर रहे हैं, बाय यूजिंग पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसमें 3 अलग अलग प्रोसेसेस आ जाएंगे, 3 अलग अलग स्टेप, प्रोसेस नहीं, 3 स्टेप में ये पीसीआर कंप्लीट होगा। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन इज द फर्स्ट स्टेप। अब इन जो स्टेप्स मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या करते हैं, इनको भी अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा। जहाँ पर मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये ध्यान रखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन है। दूसरा स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप है एनिलिंग है। फर्स्ट डीनेचुरेशन हो गया, दूसरा एनिलिंग, एंड थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। इन 3 स्टेप्स के बाद जो हमारे पास हमारे पास डिज़ायरेबल जीन होगा, उस डिज़ायरेबल जीन के मल्टीपल कॉपीज़ हमें, एग्जैक्ट मल्टीपल कॉपीज़ हमें मिल जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं डीनेचुरेशन एक्चुअल में होता क्या है। डीनेचुरेशन में क्या करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मेड अ सिंगल स्टैंडर्ड, मीन्स जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डीनेचुरेशन में क्या होगा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, हमने डीएनए स्ट्रैंड्स को रखा, डीएनए स्ट्रैंड्स को रखने के बाद वहाँ पर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया। जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा, जो डबल स्ट्रैंड हैं, दीज डबल स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म्स द डीएनए टेम्पलेट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर हमने बढ़ाया, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन के लिए टेम्परेचर हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, वी गिव्स द
एवरेज 94 डिग्री सेल्सियस, 94 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचुरेशन हो जाता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जो बंधे हुए हैं, जो भी ये चूँकि बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से वह पूरी तरीके से अलग हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा। यानी दो स्ट्रैंड्स हैं, वो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए हैं, और इनका जो है सेपरेशन किसके थ्रू हो रहा है, दीज आर कंप्लीटली सेपरेटेड बाई द गिविंग हाई टेम्परेचर, मीन्स एवरेज 94 डिग्री सेल्सियस। तो 94 डिग्री सेल्सियस पर एनिलिंग हो गया। देन सेकंड स्टेप, हम सेकंड स्टेप इसमें देखेंगे। अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम अलग अलग स्टेप्स को क्लियरिफाई कर देते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसीजर हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट डीनेचुरेशन है। डीनेचुरेशन में हमने 94 डिग्री सेल्सियस का एप्लीकेशन दिया। 94 डिग्री सेल्सियस पर हमने डीएनए स्ट्रैंड्स को रखा है, और ये डीएनए स्ट्रैंड्स क्या होंगे, दीज डीएनए स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म्स द डीएनए टेम्पलेट। ये डीएनए स्ट्रैंड जो डबल स्टैंडर्ड था वह सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। देन सेकंड है एनिलिंग। एनिलिंग में प्राइमर्स को ऐड करते हैं, यानी 3 प्राइम एंड से प्राइमर्स का एडिशन, यानी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज प्राइमर? प्राइमर इज अ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, यानी 2 to 10 number of nucleotide is present in primer. 2 to 10 number of nucleotide is present in primer which are added at the 3 prime end. तो 3 प्राइम एंड पर हमने क्या किया है, प्राइमर्स को ऐड कर दिया। अब प्राइमर्स किसके लिए ऐड करते हैं कि आगे की तरफ, मतलब एक इनिशियल स्टेज या इनिशियल स्टेज, मतलब शुरुआत में न्यूक्लियोटाइड्स जो आएंगे वो न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने के लिए एक कोई स्टार्टर होना चाहिए। उस स्टार्टर के फॉर्म में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, प्राइमर का यूज़ कर रहे हैं। तो प्राइमर हमने कहाँ यूज़ कर दिया है, एनिलिंग पे हमने प्राइमर, मतलब एनिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एनिलिंग जो स्टेप होगा, सेकंड स्टेप किसमें, पीसीआर में, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टेम्पलेट हैं, जो सेपरेटेड टेम्पलेट हैं, उन सेपरेटेड टेम्पलेट में हम 3 प्राइम एंड पे प्राइमर्स को ऐड कर देते हैं। जब हमने प्राइमर्स ऐड कर दिया, प्राइमर्स को ऐड करने के लिए हम टेम्परेचर क्या कर देंगे, टेम्परेचर को हम कम कर देंगे, यानी एवरेज 54 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर रेंज पूछा जाए तो 52 to 54 डिग्री सेल्सियस हम इसका टेम्परेचर रखते हैं। इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर हम कम कर देते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, प्राइमर्स ऐड हो जाएंगे। देन थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन, यानी फर्स्ट डीनेचुरेशन था, दूसरा एनेलिंग था, एंड तीसरा एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन में क्या होगा, एक्सटेंशन में फिर से टेम्परेचर को हमें राइज़ करना पड़ेगा, एवरेज 74 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम अगेन टेम्परेचर को राइज़ कर रहे हैं। अब टेम्परेचर राइज़ करने का एक नुकसान हमें ये देखना पड़ता है कि डीएनए, मतलब जो भी जितने भी एंजाइम हैं, उन एंजाइम्स का मेन जो रोल होता है वह कितने मतलब एक्टिविटी है, वह एक्टिविटी 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पे एक नॉर्मल तरीके से एंजाइम्स एक्टिव रहते हैं। अब टेम्परेचर जब हम ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो जो एंजाइम है वो एंजाइम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव होकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंजाइम की एक्टिविटी केवल एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम के लिए क्या है, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हाई टेम्परेचर पर हम एंजाइम्स का यूज़ करना चाहते हैं तो हाई टेम्परेचर पर वो काम नहीं करेंगे, हाई टेम्परेचर पर पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन डीएनए पॉलीमरेज वी यूज़ फॉर द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी अब एक्सटेंशन हमें करना है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है। प्राइमर हमने लगा लिया, अब प्राइमर से आगे की तरफ न्यूक्लियोटाइड को हमें ऐड करना है इसमें। तो न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज, यानी एक्सटेंशन के लिए कभी भी एक्सटेंशन, डीएनए का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, एक्सटेंशन का मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड को लगातार जो हमारे पास स्ट्रैंड है उस स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके टेम्पलेट को डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना। जो टेम्पलेट था उस टेम्पलेट को, डीएनए का जो टेम्पलेट था उसको डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना बाय एडिंग द न्यूक्लियोटाइड आफ्टर द प्राइमर्स। तो प्राइमर्स के बाद लगातार न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे एंड फाइनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करना होता है। तो वो तो नॉर्मल केस में होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिचुएशन है कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है 74 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर पर यहाँ एक्सटेंशन पॉसिबल है नहीं। एक्सटेंशन कैसे होगा, यहाँ पर अगर डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं, अगर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करते हैं तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब ऐसा ही एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज जैसा ही एंजाइम हमें चाहिए किसके लिए, हमें एक्सटेंशन करवाने के लिए। एक्सटेंशन के लिए हमें कैसा एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज जैसा एक्टिव, जिस टाइप की एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज की है वैसे ही हमें एंजाइम चाहिए। तब ये एंजाइम हमें कहाँ से मिला है, ये एंजाइम हमें थर्मोफिल्स बैक्टीरिया से मिल गया।
अब थर्मोफिल्स बैक्टीरिया क्या होते हैं? थर्मोफिल्स बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया हु लिव्स इन हाई टेम्परेचर, मीन्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो उनके बॉडी में जो डीएनए बनेगा, वह जो डीएनए होगा वहाँ पर जो पॉलीमरेज एंजाइम होंगे दे आर कम्प्लीटली रेसिस्टेंट फ्रॉम हीट, यानी उनके बॉडी में जो डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर भी तो पॉलीमरेज काम कर रहे होंगे डीएनए के फॉर्मेशन के लिए, तो वहाँ पर जो पॉलीमरेज काम कर रहे हैं दे आर कम्प्लीटली रेसिस्टेंट फ्रॉम हीट। तब उनके बॉडी से हमने क्या कर लिया, उनके बॉडी से जो हाई टेम्परेचर में बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं, और वो चूँकि एक्वेटिक थे, पानी में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया यानी हाई टेम्परेचर पर वो सर्वाइव कर पा रहे हैं और पानी में रह रहे हैं। अब वहाँ से हमने उस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब उस एंजाइम को हमने क्या कहा है, उस एंजाइम को हमने टैक पॉलीमरेज एंजाइम कहा, टैक पॉलीमरेज। Why we called it as a Taq polymerase? Because we get this polymerase enzyme by Thermus aquaticus. Thermus aquaticus. तो थर्मस एक्वेटिकस ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है, दिस इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया। टैक कहाँ से है? टी स्टैंड्स फॉर थर्मस, ए क्यू स्टैंड्स फॉर एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया बाय विच वी एक्सट्रैक्ट द एंजाइम, फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट द एंजाइम। दैट्स नेम मीन्स व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंजाइम? दैट इज डीएनए, मीन्स डीएनए पॉलीमरेज की जगह ये कौन सा पॉलीमरेज हो गया, इसको हमने नाम दे दिया टैक पॉलीमरेज। एंड टैक पॉलीमरेज का हमने आगे फर्दर किस में यूज़ कर लिया, हमने यूज़ कर लिया किस में, टैक पॉलीमरेज एंजाइम का हमने यूज़ कर लिया एक्सटेंशन करने में, यानी हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से इसमें न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होने लगा। तो इस तरीके से फाइनली हमने क्या कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर हमने देखा कि सबसे फर्स्ट डीनेचुरेशन हुआ, देन एनिलिंग हुआ, एंड देन फाइनली एक्सटेंशन हमने कर लिया। तो ये 3 अलग अलग स्टेप्स पीसीआर, और जो ये स्टेप्स कंप्लीट हुए, इन स्टेप्स के बाद जो मेन होगा, मतलब मेनी कॉपीज मीन्स मल्टीपल कॉपीज वी प्रिपेयर्ड बाय द जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, डिज़ायरेबल जीन था, वहाँ से हमने मल्टीपल कॉपीज़ हमने तैयार कर लिया। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये कुछ प्रोसेसेस हैं। एनिलिंग बताया गया है कि प्राइमर्स ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है, एंड एवरेज अराउंड ये 50 डिग्री सेल्सियस, 52 टू 54 याद रखेंगे, 52 टू 54 डिग्री सेल्सियस एक एक्चुअल में ऑप्टिमम टेम्परेचर है। एंड एक्सटेंशन के लिए हमने टैक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ किया है। तो टैक पॉलीमरेज एंजाइम एंड जो नेक्स्ट होगा ये रिकॉम्बिनेंट मीन्स ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट और रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। तो ये जो सबस्ट्रेट हैं, इन सबस्ट्रेट के बारे में जितने भी ये प्रोडक्ट होंगे, इन प्रोडक्ट के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में अब डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद के जितने भी पार्ट होंगे। तो जो अभी प्रोसेस कराया गया स्पेशली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं उन पॉइंट्स को मेनली ध्यान रखना है। कौन कौन से पॉइंट्स थे? सबसे फर्स्ट पॉइंट डीनेचुरेशन, देन एनिलिंग, एंड थर्ड एक्सटेंशन। इस तरीके से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के पोर्शंस को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।